आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सीबीएसई बोर्ड के लिए भी है, जेईई और नीट के लिए भी है। तो होपफुली आप लोग घर में पढ़ाई का मजा ले रहे होंगे और स्कूल की क्लासेस भी कुछ कुछ स्कूल में शुरू हो गई हैं, कहीं कहीं समर वेकेशन है। तो चलो अच्छी बात है, स्कूल खुल गई है तो थोड़ा अच्छा है। दिन में जो टाइम स्पेंड आप लोगों का नहीं होता था वो भी हो रहा होगा, तो थोड़ा हेक्टिक हो गया होगा। आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। इस लाइफ चलता है और आपको स्ट्रांग बनना है, और इससे अच्छा टाइम एक्चुअली फिर नहीं मिलने वाला है दोबारा। इतना आइडियल टाइम है स्टडी के लिए, कहीं नहीं जाना है और आपको सिर्फ घर में रह के पढ़ाई करनी है। थोड़ा बोरिंग तो हो जाता है, लेकिन हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है और कोई ऑप्शन नहीं है। सो बच्चों, घबराना नहीं है, लगे रहना है। आज मैं एक छोटी सी कहानी भी बताऊंगा आपको, जो शायद आपको सुनना चाहिए, जानना चाहिए। सबसे पहली बात कि हमारे को मोटिवेटेड रखना है अपने आप को हर एक काम के लिए। जैसे आपके मॉम डैड भी हैं तो लगे हुए हैं, है ना, वो भी तो काम कर ही रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम है उनका भी, ज़्यादातर लोगों का है। बहुत लोगों ने ऑफिस जाना शुरू किया है, लेकिन बच्चों को अभी बचाया जा रहा है। उनको स्कूल अभी ज़्यादा ओपन नहीं हुआ है फिजिकली, ऑनलाइन तो ओपन हो गया। तो बच्चों, अपने आप को मोटिवेटेड भी रखना है और हैप्पी भी रहना है और स्टडी भी करनी है। तो कहानी यूँ है कि एक गांव था और उस गांव में गांव के बाहर के इलाकों में पहाड़ थे, एक दो पहाड़ थे। पहाड़ों पे दो स्टोन्स थे बड़े बड़े। तो एक का नाम दे देता हूँ स्टोन 1 पत्थर 1, स्टोन 2, स्टोन 1 स्टोन 2। स्टोन 1 जो था बड़ा आलसी था। उसने स्टोन 2 को बोला, यार हमारी लाइफ कितनी अच्छी है, एक ही जगह बैठे रहते हैं, कहीं जाना नहीं है, आराम है बहुत, मुझे तो पसंद नहीं है लाइफ। स्टोन 2 ने बोला कि हाँ मुझे तो पसंद नहीं है, लेकिन कोई इंसान आए, हमें किसी काम के लायक बनाए तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा अच्छा फील होगा। अभी तो एक ही जगह रहते हैं आलस की तरह, लेजी पर्सन की तरह। स्टोन 1 ने बोला, नहीं यार, कोई इंसान ना ही आए तो ठीक है, मजे में लाइफ बीत रही है, हमें कुछ नहीं करना, कहीं नहीं जाना। तो दोनों काफी अपोजिट थे एक दूसरे के। स्टोन 1 लेजीनेस, कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना। तो स्टोन 2 ने बोला, स्टोन 2 लेजी नहीं था, वो चाहता था कि कुछ किसी के काम आए, कुछ तो काम आए। खाली बैठने से अच्छा है कि कुछ अपने आप को कुछ किसी के काम में लगाएं। तो वहां गांव वाले आते हैं और गांव वाले कहते हैं स्टोन 1 को कि भैया, स्टोन 2 दोनों को बोलते हैं, भैया इन दोनों को पत्थर को ले चलते हैं और इनको कोई शेप देंगे ताकि ये कुछ काम आए हमारे। तो स्टोन 1 दुखी हो गया, अरे यार क्या शेप देंगे, हमें ऐसे रहने दो, हमें कुछ मत करो। तो गांव वाले बोला, ठीक है, स्टोन 1 को ऐसे रहने देते हैं। स्टोन 2 को बोला, भैया तुम तो चलो, तुम्हें किसी काम के लायक बनाएंगे हम, तुम्हारे ऊपर मेहनत करेंगे, थोड़ा सा काट छाट करेंगे, दिक्कत होगी, तुमको तकलीफ होगी, लेकिन अगर सहन कर लोगे तो किसी काम के बन जाओगे। स्टोन 2 ने बोला, ठीक है भैया, तो यहाँ पड़े रहते हैं फालतू में, उससे अच्छा है कि मेरे को कुछ काट छाट करके कुछ अच्छा बनाओ। तो गांव वाले ने बोला, ठीक है, अच्छी बातें करता है स्टोन 2। तो गांव वाले स्टोन 2 को ले गए, बहुत मेहनत किया, काटा पीटी की, यहां से काटा वहां से काटा। स्टोन 1 बड़ा हैप्पी, अरे यार मैं तो बच गया, वो पता नहीं कहाँ गया होगा, क्या कर रहे हैं उसके साथ, मैं तो ठीक हूँ, बच गया, एक ही जगह हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। तो स्टोन 2 को काट काट के भगवान का, शिव का बना दिया गया उनको मूर्ति, और किसी मंदिर में ले जाके लगा दिया गया। जो भी लोग आए टीका करें, पूजा करें, दूध चढ़ाएं। स्टोन 2 ने बोला, वाह अब ठीक है, कहाँ पहाड़ों पे रहते थे, कोई नहीं पूछता था, यहाँ तो लोग मिठाई भी डाल रहे हैं, दूध डाल रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, यहाँ अच्छा है। और स्टोन 1 बोला, स्टोन 1 के पास फिर गांव वाले गए, बोले यार इसको यहाँ क्यों रखें, जब यहीं रखा रहना है तो मंदिर ही ले चलते हैं। उसको ले आए और शिव जी के बगल में उस स्टोन 1 को रख दिया। अब होता क्या है, गांव वाले जब भी आए पूजा करने, नारियल फोड़ते थे स्टोन 1 पे, पानी चढ़ाते थे स्टोन 2 पे, यानी कि शिव जी की मूर्ति पे। स्टोन 2 जो अब शिव जी का मूर्ति बन चुका था, जो भी आए नारियल फोड़े स्टोन 1 में, पानी चढ़ा दे शिव जी के ऊपर।
स्टोन वन ने बोला यार मेरे पास तो ऑफर था, मैं भी शिव शिव भगवान की मूर्ति हो सकता था, बन सकता था, लेजीनेस के कारण मारा गया मैं। स्टोन टू ने बोला भैया मेरे ऊपर तो बहुत मेहनत हुई है, एक ही बार की मेहनत है, अब मुझे कोई हाथ भी नहीं लगाता, पूजा करते हैं लोग चले जाते हैं। तो स्टोन वन ने बोला कि भैया मेरे तो रोज जो आता है मुझे ठोक देता है, जो भी आता है मुझे ठोक देता है डेली बेसिस पे, और ठोक के जाता है, मैं ठुकता ही रहता हूं। तो कहानी का ये जो मतलब ये है कि भैया जिंदगी में डेली ठोकने से अच्छा है एक बार ठुक जाओ, टीचर के हाथों ठुक जाओ, अपने मेंटोर के हाथों ठुक जाओ, कोच है तुम्हें ठोकेगा कोई बात नहीं, गालियां भी देगा, मारेगा, पीटेगा, लेकिन तुमको लायक बनाएगा। तो उस लायक बनने के लिए आपको कहीं ना कहीं कष्ट थोड़ा सा तो सहना पड़ेगा, और उस कष्ट को अगर आप सह जाते हैं तो आपकी लाइफ अच्छी होने वाली है, आगे जाके मजेदार होने वाली है। आप लोग कह सकते हो यस आई कैन डू इट, है ना। तो इसीलिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अभी अगर आप सोचते हो अरे मैं तो आराम करूंगा, अभी तो कहीं नहीं जाना है, तो फिर तो आप स्टोन वन बन जाओगे, जिंदगी भर लोग आपको ठोकेंगे। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12। तो सबसे पहले हमारे को एक टर्म समझना है इलेक्ट्रिसिटी में, उसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको समझाने के लिए मैं एक वायर लेता हूं, दिस इज द वायर, इसको एक बैटरी से जोड़ दिया हम लोगों ने। ये मेटालिक वायर है, इसको एक बैटरी से जोड़ दिया। दिस इज पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी, सो दिस एंड ऑफ द वायर बिकम्स पॉजिटिव, दिस एंड ऑफ द वायर बिकम्स नेगेटिव। तो हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता है वो कैसा होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसा बनता है। दिस इज लेंथ एल ऑफ द वायर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो गोल सा एरिया है ना क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, वो कैपिटल ए है। तो ये तो कोई करंट यहां से ऐसे देगा और इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे बना हुआ है। तो हमको मालूम है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोगों ने किया था, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डालें, अगर वो चार्ज पॉजिटिव है तो उस पर फोर्स लगेगा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, और कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो उस पर फोर्स लगेगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग यहां बात कर रहे हैं मेटालिक वायर की, और मेटालिक वायर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो कोई भी नेगेटिव चार्ज होगा उस पर जो फोर्स लगने वाला है वो लगेगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दिया पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ लगेगा। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं पॉजिटिव एंड ऑफ द वायर। तो मूव करते हैं तो कुछ वेलोसिटी से मूव करते हैं, दैट एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन drift towards positive end of the conductor with some average velocity, called drift velocity। तो ये आपको डायग्राम ड्रॉ करनी है और ये आपको छोटा सा डेफिनेशन लिखना है। ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमें यहां पर करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिलेट भी करना है फॉर्मूले के द्वारा। तो देखेंगे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैसे रिलेट किया जाए। आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ाई करी होगी इलेक्ट्रिसिटी, उसी से रिलेटेड है जो आगे मैं डेरिवेशन बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं
ये बोलूंगा जब भी डेरिवेशन आता है स्कूल में तो आप ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे और सारे टर्म्स को डिफाइन करेंगे। एल क्या है, लेंथ ऑफ द वायर। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। ई क्या है, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वायर। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्मॉल एन क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, स्मॉल एन है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वायर क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ होता है वॉल्यूम ऑफ द वायर, ये वाला। यानी कि अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मुझे ये लिखना पड़ेगा, स्मॉल एन है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर यूनिट वॉल्यूम, तो इतने वॉल्यूम में कितना टोटल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी हम लोग बेसिक फॉर्मूला ऑफ करंट में जाएंगे जो हम लोग क्लास 10 में पढ़ाई करी थी, वो था I इज इक्वल टू Q अपॉन T, चार्ज अपॉन टाइम। अब चार्ज जो होता है वो क्या होता है, n इंटू स्मॉल ई। स्मॉल ई है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल N है नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन। तो यहां डालेंगे हम लोग Ne अपॉन T और यहां पर कैपिटल N को रिप्लेस करने वाले स्मॉल n एरिया इनटू लेंथ यहां डाल देते हैं। दिस वन। अब देखो इलेक्ट्रॉन को कितना लेंथ ट्रेवल करना है, टोटल L लेंथ विद सम एवरेज वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन ज्यादा यहाँ एक्सेलरेट नहीं हो पाता है क्योंकि उसके फिर बहुत सारे यहाँ पर एटम्स और आयंस हैं जो आपस में कोलाइड करने लगते हैं, धक्का मुक्की होती है, सारे इलेक्ट्रॉन जाना चाहते हैं पॉजिटिव एंड की तरफ, राइट। अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं तो यहाँ पे क्या होता है, कोलिजन बहुत ज्यादा होगा बिटवीन द आयंस, धक्का मुक्की बहुत ज्यादा होगी, तो एक्सेलरेशन नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए, क्योंकि जैसे एक्सेलरेट हुआ दूसरे को धक्का मार दिया और एक्सेलरेट हुआ किसी और को धक्का मार दिया, तो ये जो स्ट्राइकिंग है वो चलती रहती है, एक दूसरे को स्ट्राइक करते रहते हैं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था इलेक्ट्रॉन हैज टू ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ लेंथ l, तो लेंथ l अपॉन टाइम t, दिस इज एवरेज वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो I कैन राइट NEA l अपॉन t। अब l अपॉन t को मैं लिख सकता हूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd, this one। So this is the relation between current and drift velocity। सारे टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। देखो करंट किस किस पे डिपेंड कर रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगा तो करंट भी ज्यादा होगा। तो यहां पे क्या नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी चाहिए, अगर नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो भी करंट ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, तो सारे फैक्टर्स को आपको समझना है अच्छे से, इस पे भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद हमें करना है ओम्स लॉ, जो फिर से क्लास 10 का ही टॉपिक है। किया हुआ है हम सब ने ओम्स लॉ, तो पहले आप इसको नोट कर लो, इसको मुझे हटाना पड़ेगा, फिर करेंगे ओम्स लॉ। हाँ बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद हमारे को करना है ओम्स लॉ, जो आप लोगों ने क्लास 10 में देखा होगा। तो देखते हैं, आपको याद दिलाते हैं कि ओम्स लॉ क्या चीज है। ओम्स लॉ एक्चुअली एक रिलेशन बताया था हमारे को वोल्टेज और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में, करंट और वोल्टेज के बीच में। तो उन्होंने ये बोला था कि जो भी हमारे पास करंट है वो किस पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस पे, जिसको हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं।
कोई दो पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल का डिफरेंस है तो ही करंट फ्लो करेगा। दो पॉइंट में अगर पोटेंशियल सेम है तो करंट फ्लो नहीं होगा। यही तो बात होगी स्लाइडर वाली। जैसे हमारे पास ये स्लाइडर है ना, बच्चे इस पे स्लाइड करते हैं, तो इसमें क्या होता है, बच्चे स्लाइड नीचे से ऊपर तो नहीं करते, ऊपर से नीचे करते हैं। तो वोल्टेज का भी यही काम है। हाई वोल्टेज साइड क्या करेगा, करंट को भेजेगा लो वोल्टेज साइड में, बोलेगा स्लाइड हो जाओ, ठीक है। लेकिन फ्लैट सरफेस दे दें, इसकी तो सब जगह हाइट इक्वल है, यानी कि पोटेंशियल सब जगह पे इक्वल हो जाए तो करंट तो फ्लो ही नहीं करेगा। अब ये बच्चा को यहां बिठाऊंगा कि बोलेंगे बेटा स्लाइड कर, तो कर पाएगा क्या? उसको खुद से जाना पड़ेगा या हमें धक्का लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहां क्या होगा, खुद से स्लाइड कर सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास पोटेंशियल जब सेम हो जाए, वोल्टेज सेम हो जाए दोनों पॉइंट पे, दोनों जगह पे या तीनों जगह पे, तो हमें फिर कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा चार्ज को धक्का लगाने के लिए, समझ गए। लेकिन जब हमारे पास हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल हो तो आराम से जाएगा चार्ज पार्टिकल, लुढ़क जाएगा, अपने आप चला जाएगा, नेचुरल फेनोमेना हो जाएगा, ऑब्वियस फेनोमेना हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का काम ही यही है, हाई वोल्टेज साइड टू लो वोल्टेज साइड में चार्ज को धकेल देगा, फेंक देगा। तो ओम्स ने बोला था कि हमारे पास जो रिलेशनशिप आता है वो इक्वेशन बनाएंगे तो ये मिलेगा हमारे को V इज इक्वल टू आई आर। तो पोटेंशियल का काम क्या देखा हम लोगों ने, इट हेल्प्स टू फ्लो दी, इट हेल्प्स टू फैसिलिटेट द चार्ज टू गिव अ पाथ। वो चार्ज को एक पाथ देता है कि तुम जाओ, फ्लो करो। रेजिस्टेंस क्या है, यहां कांस्टेंट की तरह अपियर हो रहा है, उसको करंट से मतलब नहीं है, उसको वोल्टेज से मतलब नहीं है, या किसी और फैक्टर पे डिपेंड करता है। जब भी आपको इस तरह के इक्वेशन में कांस्टेंट मिल जाए यानी कि वो दोनों फैक्टर पे डिपेंड ही नहीं करता। तो रेजिस्टेंस किसको डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जो वायर ज्यादा लंबा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। जिसका क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। यानी कि जो मोटा वायर है, मोटा वायर में क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होता है, पतला वायर होगा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो बार बार सोच लो कि रेजिस्टेंस होता क्या है। ये बच्चों अभी हम लोगों ने एक वायर लगाया था ना ऐसे बैटरी के साथ, तो यहां पे क्या होगा, आयंस आर फ्लोइंग दैट वे, रैंडम फ्लो। हमने इसको इलेक्ट्रिसिटी दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था, तो ये पॉजिटिव एंड हो गया, नेगेटिव एंड हो गया, तब ये सारे के सारे चार्ज एक डायरेक्शन में जाएंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ दौड़ेंगे, भागेंगे। तो सारे के सारे अगर एक ही डायरेक्शन में भागने लगे हैं तो क्या होगा, धक्का मुक्की होगी कि नहीं होगी, एक दूसरे को धक्का मारेंगे। इमेजिन कर लो कि भाई सिनेमा हॉल में बैठे हैं, सिनेमा हॉल में आप लोगों ने गौर किया होगा कि एग्जिट वाला गेट एक या दो होते हैं, उसी से धीरे 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 लोग बाहर निकलते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं। अगर इमेजिन करते हैं, मान लो कोई आके बोलता है यार सिनेमा हॉल में बॉम्ब है, तो सारे भागेंगे उसी एक दो गेट की तरफ, तो धक्का मुक्की ज्यादा होगी ना। उस केस में एक दूसरे को स्ट्राइक करेंगे, पहले निकलना चाहेंगे, लेकिन उस केस में टाइम ज्यादा लग जाएगा, है ना। रेजिस्टेंस टू मूवमेंट होने लगा, मैंने उसको धक्का मारा, उसने मुझे उसने स्ट्राइक किया मुझे, तो ऐसा एक दूसरे को स्ट्राइक करने से मूवमेंट रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यानी कि ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। क्या बोला मैंने, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। मैं मान लो चार्ज पार्टिकल हूं, मैं सिनेमा हॉल में हल्ला हो गया कि भाई बॉम्ब है यहां, भागो भागो भागो, तो क्या होगा, मैं चार्ज पार्टिकल हूं, मुझे दिक्कत होगी भागने में। ऑपोजिशन टू फ्लो ड्यू टू फ्रीक्वेंट स्ट्राइकिंग टू ईच अदर। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा इन दो फैक्टर्स पे हमारे पास। तो लिख सकते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L by A, और वी कैन राइट R इज इक्वल टू रो L by A। देखो पहले हमारे पास था डायरेक्टली रिलेशन का साइन था, अभी इक्वेशन आ गया। इक्वेशन बनाने के लिए एक रेजिस्टिविटी का टर्म आ गया, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी।
जब भी ऐसा कोई कांस्टेंट अपीयर होता है वो फिर आर, एल और रो पे डिपेंड नहीं करेगा, वो किसी और फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है मटेरियल पे, जिस मटेरियल का वायर बना हो, और टेम्परेचर पे, अगर उसको किस टेम्परेचर पर रखा गया है उस पर डिपेंड करेगा रेजिस्टिविटी। तो ये भी आ सकता है एग्जाम में, ऑन व्हाट फैक्टर्स रेजिस्टेंस डिपेंड। तो हम लोग क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा, लेंथ कम रेजिस्टेंस कम, डायरेक्टली रिलेटेड है। एरिया से हमने देख लिया। अब यहाँ टेम्परेचर की भी बात आ रही है, तो रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, उसके लिए भी फॉर्मूला है। तो रेजिस्टेंस 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है बेसिकली, दिख तो रहा है 2 हमारे को, पर टेम्परेचर भी एक फैक्टर है, उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, R इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो आर नॉट को बोलते हैं रेजिस्टेंस एट सम इनिशियल टेम्परेचर, और आर क्या होता है, रेजिस्टेंस एट सम फाइनल टेम्परेचर अल्फा, और डेल्टा टी क्या है। क्लास 11th में हम लोगों ने चैप्टर किया था हीट वाला चैप्टर, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, तो या प्रॉपर्टीज ऑफ वर्क मेथड में भी अल्फा मिलेगा। तो अल्फा को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और डेल्टा टी को बोलते हैं चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, ये सारी चीज आपको नोट डाउन करनी चाहिए, क्योंकि सारे फॉर्मूला कहीं ना कहीं यूज होने वाले हैं, क्वेश्चंस में आने वाले हैं। तो फिलहाल हम लोग इस रेजिस्टेंस वाले फैक्टर्स पे एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं। मैं इसको हटा रहा हूं, क्वेश्चन लिखते हैं। तो क्वेश्चन ये है, if the length of the wire become twice, what is the effect on the resistance? If the length of the wire become twice, what is the effect on the resistance? तो ठीक है, लेंथ ट्वाइस होने वाला है। देखो कोई भी वायर हो, हम लोग वायर को हमेशा एज ए सिलिंड्रिकल मानते हैं, सिलिंड्रिकल वायर पतला सा होता है, तो उसको हम लोग पतला सा छोटा सा सिलेंडर मान सकते हैं। इसकी लेंथ है L, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है A, और मान लेते हैं इसकी रेजिस्टेंस R होगी, ठीक है, इनिशियली। अब हम इसको खींच के लंबा करने वाले हैं, ये हो जाएगा 12, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मुझे नहीं पता भाई, ऑब्वियस सी बात है, किसी वायर को खींच देंगे, अगर किसी सिलेंडर को लंबा कर दें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो छोटा ही हो जाएगा ना, ए डैश हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ए डैश इज लेस देन ए। अब मुझे नहीं पता है कितना छोटा होगा, वो तो कैलकुलेशंस की बात है। तो हमने छोटे सिलेंडर को खींच के लंबा वाला सिलेंडर बना दिया। तो इस प्रोसेस में वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्योंकि मैंने यहां से कुछ मास काट के तो हटाया नहीं है, ना ही कुछ मैंने यहां पर मास को ऐड किया, ठीक है, कुछ भी मैंने इसमें ऐड नहीं किया। सिर्फ इसी को मान लो, अगर इस पतला सा सिलेंडर है, इसी को खींच के मैं लंबा कर दूं, ना मैंने कुछ मटेरियल इसमें ऐड किया है, ना मैंने कुछ मटेरियल इससे निकाला है। तो इस तरह के सिस्टम में बोलेंगे वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, यहां लिख लो वॉल्यूम कांस्टेंट, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम।
तो इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ इनिशियल वॉल्यूम होगा, और फाइनल होगा ए डैश इंटू 12, ये हो गया फाइनल वॉल्यूम। तो एल और एल तो कट गया, ए डैश हो जाएगा ए बाई 2, ए डैश हो जाएगा ए बाई 2। अब हम लोग रेजिस्टेंस को रिलेट करते हैं। हमें पता लग गया कि जो नया एरिया बना है वो हाफ ऑफ द इनिशियल एरिया है। तो रेजिस्टेंस इनिशियली क्या लिखेंगे, रो एल बाई ए लिखेंगे, इक्वेशन 1। और आर डैश, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं आर डैश है, विच वी डोंट नो, सो आर डैश वी कैन राइट एज रो लेंथ अपॉन ए डैश, और ए डैश को मैं लिखूंगा ए बाई 2, ए डैश को हटा दो, यहां लिखो ए बाई 2, तो बाई 2 2 ऊपर चला जाएगा, 4 बन जाएगा, दिस इज रो एल बाई ए। तो रो एल बाई ए यहां पे लिख देंगे हम लोग आर, सो वी कैन राइट आर डैश इज इक्वल टू 4 इंटू आर। सो ये जो नया वाला रेजिस्टेंस बना दैट इज 4 टाइम्स ऑफ दी पुराना वाला, यही तो इफेक्ट हमारे को निकालना था, आर डैश इज इक्वल टू 4 आर। ठीक है बच्चों, इसको प्लीज नोट डाउन करो, हमें इसके आगे बढ़ना है। हाँ बच्चों, हम लोग वापस आते हैं ओम्स लॉ पे, बैक टू ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू आई आर। अगर देखो बच्चों, फिजिक्स में ग्राफ का बहुत बड़ा रोल है, आपको ऑलमोस्ट सारे चैप्टर में कुछ न कुछ ग्राफ तो जरूर मिलने वाला है। तो मैंने ग्राफ के लिए अलग से एक वीडियो बना रखा है, उसको आप लोग देख लो अच्छे से। तो जितने भी ग्राफ्स फिजिक्स में होते हैं ना, अब बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर मुझे बोला जाए ड्रॉ द ग्राफ वोल्टेज एंड करंट वाला, V और I का मुझे ग्राफ ड्रॉ करने को दिया जाएगा, तो मैं क्या ड्रॉ करूंगा, दिस इज V एंड दिस इज I। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल आप याद करो, जिसको स्ट्रेट लाइन आता होगा क्लास 11th में, वो लिख सकता है, कंपेयर कर सकता है y इज इक्वल टू mx। जब x 0 तो y भी 0, x 0 y 0 का क्या मतलब हुआ, उसका मतलब हुआ ओरिजिन, लाइन ओरिजिन से पास करेगा, दिस वन। तो y क्या है यहां पर, वोल्टेज v है, और x क्या है, I है, करंट है। तो स्लोप क्या होगा, r होगा, m r हो गया, दैट इज स्लोप ऑफ दिस लाइन। और स्लोप निकालने तो आपको आता है, अगर ये मुझे एंगल पता हो तो मैं स्लोप कैसे निकालूंगा, m इज इक्वल टू tan थीटा, या फिर 2 पॉइंट मुझे पता हो तो भी मैं स्लोप निकाल सकता हूं। मैं दोबारा बता रहा हूं बच्चों, आपको शायद भूल गए होगे तो, दिस इज द स्लोप। इसका उल्टा भी आ सकता है बच्चों, बोला जाएगा करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ बताओ, करंट वर्सेस वोल्टेज, दैट मींस दिस इज I और दिस इज वोल्टेज। तो इसका भी स्ट्रेट लाइन होगा। तो इस इक्वेशन की बात करें, I इज इक्वल टू V बाई आर, इसको भी कंपेयर करेंगे हम लोग y इज इक्वल टू mx से। करंट यहां पर y लेंगे, x यहां पर वोल्टेज लेंगे, तो स्लोप क्या मिलेगा मुझे, 1 बाई आर मिलेगा, स्लोप 1 बाई आर हो गया। तो यहां जो स्लोप आएगा वो r नहीं आएगा बल्कि 1 बाई आर आएगा, लेकिन स्लोप निकालने का मेथड तो वही है, पुराना वाला, कोई चेंज नहीं है। जो हम लोगों ने सीखा है स्ट्रेट लाइन क्लास 7 में, बिल्कुल वही है। जिसको नहीं पता है वो मेरा ग्राफ वाला वीडियो देख सकता है या स्ट्रेट लाइन का वीडियो देख सकता है। दिस इज द ग्राफ फॉर दिस। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी अभी हम लोगों ने लिखा था R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी, क्या बोलते हैं, R A अपॉन लेंथ। हमें इसका यूनिट भी तो मालूम होना चाहिए। देखो बच्चों, छोटे छोटे क्वेश्चन तो बहुत सारे आते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, या यूं कहो कि हर एक चैप्टर से छोटे छोटे क्वेश्चन कुछ भी आ सकते हैं, यूनिट, डायमेंशन, उसके बारे में कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ सकता है।
तो आर हो गया ओम, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, लेंथ हो गया मीटर। तो ओम इंटू मीटर, दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो आगे एक टर्म मिलने वाला है कंडक्टिविटी, सिग्मा, वो होता है 1 रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी, कितना कंडक्टिव है कोई सब्सटेंस, जैसे मेटल की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी उससे कम है, इंसुलेटर की कंडक्टिविटी बेकार है, 0 है। 1/ρ, तो 1/ρ L/Ra, दिस इज व्हाट कंडक्टिविटी, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। तो हमारे को इसी सब से रिलेटेड छोटे छोटे फॉर्मूले भी करने हैं, जैसे कि करंट डेंसिटी हो गया, कंडक्टिविटी के बाद आता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को J से डिनोट करते हैं, ये होता है करंट बाय यूनिट एरिया, I/A। ये करंट है I, करंट पर यूनिट एरिया, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, I/A। ठीक है बच्चों, तो I की जगह हम लोग NEAVD भी डाल सकते हैं, यानी कि करंट डेंसिटी इज इक्वल टू NEVD भी लिख सकते हैं हम लोग। तो देखो, एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले में भी कन्वर्ट करने वाली चीजें हमारे को आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कोई भी छोटे छोटे डेरिवेशन पूछे जा सकते हैं या फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अगर मैं वो क्वेश्चन का सेक्शन अलग है मेरा, तो क्वेश्चन वाले सेक्शन में आप जाओगे तो आप वहां पे आपको मिल रहे हैं सारे क्वेश्चन है, सारे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल भी है, न्यूमेरिकल भी है, ग्राफिकल भी है। तो छोटे छोटे फॉर्मूले आपको नोट करने हैं, सब सारी चीजें, सिर्फ वीडियो देखना नहीं है बल्कि बच्चों आपको नोट भी करना है, रिक्वेस्ट टू यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें ये भी एक छोटा सा डेरिवेशन है कि हमारे पास मोबिलिटी क्या होता है। फॉर्मूला है छोटा सा, एक नया टर्म आएगा मोबिलिटी। मोबिलिटी, मोबिलिटी को हम लोग इससे दिखाते हैं माइक्रो वाले साइन से। ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना देंगे और वेलोसिटी कितना एक्वायर करेगा, दैट इज मोबिलिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो लिख सकते हैं मीटर अपॉन सेकंड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम है, सो मीटर कूलम सेकंड न्यूटन, दिस इज वन ऑफ द यूनिट। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होता है, तो हमें सारे यूनिट दिमाग में लेके चलने पड़ेंगे। और यहां भी हम लोग फॉर्मूला को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है ना I इज इक्वल टू NEAVD। हम लोग यहां से VD को रिप्लेस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्लेस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है V/L। ठीक है, जो हम लोगों ने वायर इस्तेमाल किया था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड था पूरा, उसकी जो लेंथ थी वो L थी और वोल्टेज V था। तो E इज इक्वल टू V/L जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था, उसका भी यूज है, यहाँ कहीं भी यूज हो सकता है एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले को कन्वर्ट करने में। इसको आप लोग नोट करो बच्चों, फिर हम आगे करने वाले हैं। आगे हम लोग करने वाले हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कॉन्सेप्ट को यूज करके वी हैव टू डिराइव ओम्स लॉ। ये काफी फेमस वाला डेरिवेशन है कह सकते हैं, जो बहुत बार स्कूल में आ चुका है, किसी न किसी स्कूल में आ चुका है। तो ये आपको समझ लो बच्चों, इजी है, बिल्कुल इजी है, घबराना नहीं है, और सब कुछ नोट करने जाना है, रिवाइज करना है बार बार, तो चीजें आसान हो जाती हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वापिस मैं ये डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूं। दिस इज वोल्टेज V, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस वे, लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। तो हमको क्या करना है, यूजिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कॉन्सेप्ट डिराइव ओम्स लॉ। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहली बात, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, मेटल का वायर है, वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ गया है,
तो कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, मैंने पहले ही बताया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया हम लोगों ने, कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो, एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? F इज इक्वल टू ई इंटू क्यू होगा। अब यहां पर हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो मैं Q की जगह लिखने वाला हूं स्मॉल e, यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स F इज इक्वल टू ई इंटू ई, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये मुझे क्या मिल जाएगा? ई बाई एम मिल जाएगा। एक्सेलरेशन जो है मुझे मिलेगा वो मैं क्या लिखूंगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन टाइम टी, दिस इज ई बाई एम। तो यहां से मुझे मिल जाएगा वी डी ई टी बाई एम, दिस वन। अब हमें ये भी तो मालूम है, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? V बाई एल होता है, यानी कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह V बाई एल डाल सकता हूं, और I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये भी तो होता है, यानी कि मैं वी डी की जगह लिखने वाला हूं I अपॉन एन ई ए, I अपॉन एन ई ए, ई की जगह लिख सकते हैं V बाई एल, दिस वन। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा? V इज इक्वल टू आई एम इंटू एल अपॉन एन स्क्वायर ए टी, ये मिल गया। अब ये सब सारी चीजें कांस्टेंट ही तो है, जो लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, मास पे रिलेटेड है। तो इस कांस्टेंट में तो नाम देते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। सो वी कैन राइट V इज इक्वल टू आई इंटू आर, विच प्रूव्स ओम्स लॉ। दिस वन, यानी कि जो मुझे रेजिस्टेंस मिला वो क्या मिल गया? m इंटू एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टी। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं, इक्वेशन नाम दे देता हूं 4। अगर मैं इसको रेजिस्टिविटी वाले रेजिस्टेंस से जो हमने फॉर्मूला लिखा था उससे कंपेयर करेंगे हम लोग, दिस इज 5। इफ यू कंपेयर दिस टू, तो एल बाई ए यहां भी है, एल बाई ए यहां भी है, यहां रेजिस्टिविटी है, तो कंपेयर करेंगे तो मुझे रेजिस्टिविटी क्या मिल जाएगा? m अपॉन एन ई स्क्वायर टी। ये बहुत ही काम का एक्सप्रेशन है, ये भी बहुत काम का एक्सप्रेशन है। वैसे काम के तो सारे ही हैं, ड्राइव जब करने को होगी तो हमें सब कुछ लिखना पड़ेगा बच्चों। इन दोनों का मैंने बॉक्स में इसलिए लिखा है क्योंकि इस पे बेस्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी होते हैं। इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, फिर हम आगे बात करते हैं।